नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। झालाना आरटीओ में लाइसेंस घोटाले के आरोप और पुलिस कार्रवाई के बाद कोर्ट से लोग होने आते जो लाइसेंस, उन लाइसेंसों को संबंधित लोगों को 1,000 रुपए में बेचने के आरोप है। आरटीओ से जुड़े कुछ लोगों पर आरोप लग रहे हैं। आरटीओ राकेश शर्मा को मिली इस तरह की शिकायत और आरटीओ ने जब गायब हुए लाइसेंसों के सैंपल के बारे में मांगी रिपोर्ट तो झालाना आरटीओ की लाइसेंस शाखा में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। संबंधित कर्मचारी और अधिकारी ढूंढ कर नहीं दे पा रहे वो लाइसेंस। अब बाबुओं और अधिकारियों ने आरटीओ से मांगा है 2 दिन के अंदर जवाब, या कहीं कि 2 दिन का समय मांगा गया है। आरटीओ राकेश शर्मा का बयान, कहा कि मैं खुद कर रहा हूं इस प्रकरण की जांच, अगर सही मिली शिकायत तो फिर होगी कड़ी कार्रवाई। जरा सोचिए, जिन लाइसेंसों को बाकायदा कोर्ट से लोक होने के लिए कहा गया, यानी कि कोर्ट से लोक होने आते जो लाइसेंस, उन लाइसेंसों को संबंधित लोगों को 1,000 रुपए में बेचने के आरोप है। जिनको लोक होना था वो बेच दिए गए, इस तरीके के आरोप। और ये आरोप आरटीओ से जुड़े कुछ लोगों पर लग रहे हैं। आरटीओ राकेश शर्मा को इस तरह की शिकायत मिली और शिकायत के बाद दरअसल अब खोजबीन शुरू हो चुकी है। आरटीओ के लाइसेंस शाखा में मानो हड़कंप मच गया है। संबंधित कर्मचारी और अधिकारी अब ढूंढ नहीं पा रहे लाइसेंस को। बाबू और अधिकारियों ने आरटीओ से 2 दिन का समय मांगा है। इस दौरान आरटीओ राकेश शर्मा का बयान आया, कहा कि मैं खुद इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहा हूं, अगर शिकायतें सही मिली तो फिर एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मास्टर स्ट्रोक की। दरअसल मेडिकल टीचर्स की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की चर्चाओं से जुड़ी खबर। रेजिडेंट यूनियन जार्ड के बाद मेडिकल टीचर्स का एक धड़ा भी उतरा विरोध में। एसएमएस अस्पताल के पोर्च पर बाकायदा मेडिकल टीचर्स ने शक्ति प्रदर्शन किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को जब लगी इस आंदोलन की खबर तो एक ही बयान में दोनों ही धड़ों को पूरी तरह से साइलेंट कर दिया, संतुष्ट कर दिया। चिकित्सा मंत्री ने इस तरह की किसी भी प्रक्रिया से न सिर्फ साफ इनकार किया, बल्कि यहां तक कह दिया कि आखिर कौन उड़ा रहा है ये अफवाह। चिकित्सा मंत्री का बयान चिकित्सकों के बीच रहा चर्चा का विषय, लेकिन एक बड़े डॉक्टर ने यह कहकर फिर से मुद्दे को गर्म कर दिया है, गरमा दिया है। पूरा मामला हाई लेवल के स्तर पर ही विचाराधीन हो रहा है। और अब बात करते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी की, जहां बीजेपी के राह में कई रोड़े नजर आ रहे हैं। दोनों ही राज्यों के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है, लेकिन पुडुचेरी में रंगास्वामी के अकेले चुनाव लड़ने से झटका लगा है। रंगास्वामी के अलग होने से अन्ना डीएमके और बीजेपी का तालमेल फीका पड़ रहा है। यही हाल बीजेपी का तमिलनाडु की सियासत में भी नजर आ रहा है। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी का सहयोगी दलों से तालमेल नहीं बिठ पा रहा है और कहा जा सकता है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के अंदर बीजेपी की राहें बेशक आपको आसान दिख रही है, लेकिन काफी हद तक मुश्किल भरी, कांटों भरी दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी से इतर बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में साफ तौर पर दिखने लगी हैं दरारें। कुछ कांग्रेसी नेताओं की G23 ग्रुप बनाने से शुरुआत हुई। जम्मू में गुलाम नबी आजाद ने भी मोदी की तारीफ की। कई कांग्रेस कार्यकर्ता गुलाम नबी आजाद से नाराज हैं। बाकायदा पुतले भी जम्मू कश्मीर के अंदर फूके गए। आनंद शर्मा ने बंगाल के मामले में पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं। लगता है कि कांग्रेस के भीतर ही एक विपक्ष तैयार हो रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ग्रुप 23 में से अब सिर्फ G7 यानी कि वो 7 असंतुष्ट नेता ही बचे हैं, जिनको अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, या फिर जो खुलकर अभी भी कांग्रेस के आलाकमान के खिलाफ बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है, जो ये कह रहे हैं कि सुधार की जरूरत है, जो ये कह रहे हैं कि ग्रुप 23 नहीं, ये गांधी 23 है। हालांकि अब भीतर से ही एक अलग विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के अंदर ही नेता तैयार हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। वहीं G23 के नेताओं को सलमान खुर्शीद का खुला पत्र। G23 के नेताओं पर साधा निशाना और कहा कि जिस सीढ़ी पर चढ़कर ऊंचे मुकामों पर पहुंचे, क्या उसे गिराना सही है? क्या आप पाला बदलने का विचार कर रहे हैं? वर्तमान में सही स्थान तलाशने के बजाय चिंतन करना चाहिए कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। बलिदान के साथ सफलता मिलना
जरूरी नहीं है। तो देखिए, कांग्रेस के अंदर ही पत्राचार हो रहा है। सबसे पहले जो चिट्ठी जिसको लेकर बवाल हुआ वो G23 के नेताओं के द्वारा लिखी गई चिट्ठी थी, सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी थी। लेकिन अब सलमान खुर्शीद ने G23 के नेताओं को चिट्ठी लिख दी है और कहा कि जिस सीढ़ी पर चढ़कर, यानी कि जिस कांग्रेस में रहते हुए ऊंचे पायदानों तक पहुंचे, ऊंचे मुकाम तक पहुंचे, क्या उसे गिराना सही है? क्या कांग्रेस को ही बयानों के जरिए कमजोर करना सही है? अगला सवाल पूछा कि क्या आप पाला बदलने का विचार कर रहे हैं? मसलन, क्या आप कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी में जाना चाह रहे हैं? वर्तमान में सही स्थान तलाशने की बजाय चिंतन करना चाहिए कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। आपको याद होगा गुलाम नबी आजाद, उन्होंने कहा था कि वो जनजात कांग्रेसी है। तो क्या अब उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं? इसमें यह भी कहा गया कि बलिदान के साथ सफलता मिलना जरूरी नहीं है। यानी वर्तमान स्थिति में अगर आप पार्टी के साथ खड़े हैं और इस दौरान आपको राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा, तो जरूरी नहीं कि आप पार्टी को छोड़कर चले जाएं। और अब बात करते हैं असम चुनाव के। असम चुनाव में अस्मिया गमछे का जोर है। दरअसल मोदी से लेकर राहुल, प्रियंका सभी के गले में ये गमछा दिखाई दे रहा है, गमोसा दिखाई दे रहा है। अस्मिया गमछा के जरिए बड़े लोग और मेहमानों का सम्मान किया जाता है, लेकिन अब ये राजनीतिक दलों के लिए जरिया बन गया है, जिसके जरिए असम से जुटे हैं अपने राजनीतिक हित साथ में। रैलियों और सभाओं में भी अस्मिया गमछे की बहार है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने गमछे पर लिखवा दिया है नो C। वैक्सीनेशन के वक्त भी मोदी के गले में अस्मिया गमछा था और अब एक तरीके से राजनीतिक सियासी चाल कहिए या फिर नजरिया कहिए, जिस भी राज्य के अंदर चुनाव होते हैं और जिस भी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए नेता जाते हैं, वहां की वेशभूषा और वहां की भाषा दोनों को वो अपनाने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह है ताकि वो वहां के लोगों से सीधा जुड़ाव महसूस करा सके और बता सके कि देखिए, हम बहुत बड़े नहीं, हम आप लोगों में से बीच में से निकले हुए नेता हैं, आपकी तरह ही रहन सहन है, आपकी जैसी ही हमारी भाषा है। और अब असम का गमछा आपको बड़े बड़े नेताओं के गले में दिखाई दे रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव का रण और ISF प्रमुख अब्बास सिद्दीकी के तीवर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी के सामने तीवर नरम पड़े हैं। कांग्रेस और ISF के बीच सीटों का पेच भी उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की दक्षिण बंगाल की 8 विधानसभा सीटों की पेशकश स्वीकार कर ली गई है। गठबंधन में कांग्रेस के खाते से करीब 25 सीटें चाहते थे सिद्दीकी, और इसको लेकर पेच फंसा हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे ये पेच हटता हुआ ISF प्रमुख अब्बास सिद्दीकी के तेवर नरम पड़ते हुए, और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस की दक्षिण बंगाल की 8 विधानसभा सीटों की पेशकश को स्वीकार कर दिया गया। सवाल यह है कि जय बांग्ला या सोनार बांग्ला। देश में पश्चिम बंगाल की सियासत का विशेष महत्व है। दीदी की छवि विशेष जुझारू व्यक्तित्व और स्ट्रीट फाइटर की है। सबसे बड़ी बात, बंगाल चुनाव देश की भावी राजनीति को तय करेगा। बीजेपी नेतृत्व ने अपना पूरा फोकस बंगाल विजय पर केंद्रित किया है। बीजेपी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्रियों के लगातार दौरे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, और ममता का विकल्प नहीं होना बीजेपी के लिए बड़ी कमजोरी साबित हो सकते हैं, क्योंकि कोई चेहरा यहां पर नहीं दिया जा रहा है। बंगाल में किसी चेहरे के साथ बीजेपी नहीं उतर रही है, और इसी वजह से हो सकता है कि बीजेपी को थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि दीदी यानी कि ममता बनर्जी की छवि पश्चिम बंगाल के अंदर विशेष रूप से जुझारू व्यक्तित्व और स्ट्रीट फाइटर, यानी कि जो सड़कों पर उतर जंग लड़ती हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, आवाज उठाने के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने अपने तमाम विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को सबको पश्चिम बंगाल की तरफ भेज दिया है। वहां लगातार दौरे हो रहे हैं, वहां लगातार रैलियां हो रही हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा होगा जो पश्चिम बंगाल की लोकल राजनीति में दीदी को टक्कर दे पाए? दीदी नहीं, अब बात दादा की करते हैं। दादा की बीजेपी में एंट्री को लेकर असमंजस है। सौरव गांगुली के शामिल होने की अटकलें खारिज हैं। 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रैली होनी है। रैली में हिस्सा लेकर दादा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी।
लेकिन बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने खंडन किया और कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। अभी तक इस बारे में पार्टी की बैठक में कोई भी चर्चा नहीं। दरअसल दो चेहरों पर नजर बनी हुई है, एक मिथुन चक्रवर्ती पर और दूसरी सौरव गांगुली पर। ऐसा माना जा रहा था कि 7 तारीख को सौरव गांगुली बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन दिलीप घोष ने, जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया और कहा कि अभी तक इस बारे में पार्टी की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। और अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी के लिए बंगाल में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चुनाव लड़ने से पहले ही लड़खड़ा रही AIM-IM। ओवैसी की दस्तक के बाद से पार्टी से दिए जा रहे अलग अलग बयान। इस बीच AIM-IM बंगाल अध्यक्ष जमीरुल हसन का बयान आया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में TMC को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। असदुद्दीन ओवैसी को किसी ने भ्रमित किया है। हालांकि ओवैसी बंगाल में बीजेपी और TMC के खिलाफ लड़ने का दावा कर चुके हैं। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी ओवैसी को झटका दे चुके हैं। यानी कि जिस तरीके का मैजिक ओवैसी ने बिहार में करके दिखाया, उस तरीके के मैजिक की उम्मीद ओवैसी लगाकर तो बैठे हैं, लेकिन एक के बाद एक उनको झटके लग रहे हैं। झटके के साथ कंफ्यूजन बढ़ रहा है, क्योंकि AIM के जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं जमीरुल हसन, उन्होंने बयान देकर कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में TMC को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके के बयान दे चुके हैं कि बीजेपी और TMC के खिलाफ वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी ओवैसी को झटका दे चुके हैं। बात करते हैं गहलोत का बजट दर्शन शास्त्र। एक बार फिर से गहलोत ने छोड़ी अपनी छाप। विधानसभा में बजट के रिप्लाई में छोड़ी छाप। मीडिया का भी दिल जीता गहलोत ने। पत्रकारों की पेंशन राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। साथ ही अधिस्वीकृत पत्रकारों का चिकित्सा बीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं की। घोषणाओं पर मुख्यमंत्री गहलोत का आभार भी विधायकों ने जताया। और बात करते हैं बिहार के नीतीश पुनः करना चाहते राजनीतिक वर्चस्व को कायम। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय करा रहे जदयू में, हालांकि कुशवाहा के आने से भी विधायकों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। LJP के सांसद चंदन सिंह, CPI के कन्हैया कुमार को भी ऑफर दिया गया है। कन्हैया को साथ लाकर दिखाना चाहते अपनी आइडियोलॉजिकल छवि, और नीतीश अब अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने पर भी फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए अन्य पार्टियों को बाकायदा वो जदयू में विलय कराना चाह रहे हैं। कुछ नेताओं को वो जदयू के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, ताकि उनकी छवि जो है, आइडियोलॉजिकल जो छवि है, वो बनी रहे, और इसके साथ साथ राजनीतिक ताकत जो बिहार इलेक्शन के परिणाम के बाद थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आई, उसको एक बार फिर से बढ़ा दिया जाए। वहीं तमिलनाडु से चौंकाने वाली खबर, शशिकला ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनाव से एन वक्त पहले शशिकला के निर्णय से सभी चकित हैं, हैरान हैं। ये कदम तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर कर सकती है। शशिकला ने कहा कि वो सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन दोनों छोड़ रही है। AIADMK के कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया गया है, और आगामी विधानसभा चुनाव में DMK को हराने की भी बात कही गई है, और इससे DMK की मुश्किलें बढ़ गई है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के सामने कई चुनौतियां हैं। आगामी विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद अहम रहने वाला है। पार्टी आलाकमान ने डैमेज कंट्रोल के लिए प्रभारी मंत्री हरीश रावत को टास्क दिया है। रावत कर रहे प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश। वैसे पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल, BJP, आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन कृषि कानून के कारण अकाली दल और BJP की स्थिति मजबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन अभी जो निकाय के चुनाव आए थे, उसमें आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। BJP जरूर कुछ वार्डों में जीतती हुई नजर आई थी। कांग्रेस मजबूती से सभी निकायों में कब्जा करती दिखाई दी थी, लेकिन इन सब के बावजूद अगर
कांग्रेस के लिए कैप्टन अमरिंदर की टीम में कोई बड़ी चुनौती है तो वो फिर अंदर का ही डैमेज कंट्रोल है, और उस डैमेज कंट्रोल को पूरा करने के लिए, यानी कि जो डैमेज हो सकता है उसको कंट्रोल करने के लिए रावत जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रावत प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। अकाली दल और बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को बड़ी टक्कर, कड़ी टक्कर दे सकती है। वहीं सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हार्दिक पटेल को बड़ी जिम्मेदारी देगी? क्या गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी हार्दिक पटेल को? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस की राजनीति का तुरुप का पत्ता थी पाटीदार वोट, लेकिन निकाय और पंचायत चुनाव में पाटीदार समाज ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। पाटीदार वोटर्स ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर काफी गंभीरता से मंथन चल रहा है। ऐसे में पाटीदार वोटर्स के पलायन को रोकने के लिए कांग्रेस बड़ा फैसला ले सकती है, और अब पार्टी में हार्दिक के भविष्य पर अंतिम फैसला आलाकमान पर टिका हुआ है कि क्या वाकई में गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर हार्दिक पटेल को बैठाया जाए। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर सीईसी सुनील अरोड़ा का बयान, और कहा गया कि प्रवेशकों ने कर्तव्यों में शिथिलता बरती तो होगी कार्रवाई। जानबूझकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। 26 फरवरी को चुनाव का ऐलान करते हुए कहा था सीईओ ने, सीईसी के पद पर यह मेरा आखिरी चुनाव ऐलान है, क्योंकि अब मैं रिटायर होने जा रहा हूं। ऐसे में इस चुनाव को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे की जल्द होगी शुरुआत। कोरोना की वजह से विदेश दौरों पर ब्रेक लगा हुआ है। 26 मार्च से बांग्लादेश दौरे के साथ इसकी शुरुआत होगी। मई में यूरोपीय संघ की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जून में समूह 7 की बैठक में हिस्सा भी ले सकते हैं, और इसके लिए वो ब्रिटेन जा सकते हैं। इस दौरान पीएम कुछ अन्य देशों को भी अपनी यात्रा के रूट में शामिल कर सकते हैं। जापान और रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर भी बातचीत जारी है। साल के मध्य के बाद भारत आ सकते हैं ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के राष्ट्राध्यक्ष। वैसे भी इस साल भारत कर रहा ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता। सवाल यह है कि आखिर चीन को खुश करने की क्या मजबूरी है, जबकि चीन ने पूर्वी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर भारत को घेरा है। गलवान घाटी प्रकरण में अमेरिका ने भारत का साथ दिया। भारत के समर्थन में अमेरिका ने चीन पर कई हमले किए थे, लेकिन अब भारत कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिससे चीन को बुरा लगे। उल्टे भारत चीन की बातों का ही समर्थन करता दिखाई दे रहा है। चीन ने साइबर अटैक के जरिए मुंबई की बिजली आपूर्ति बाधित की थी, लेकिन भारत ने चीन का बचाव करते हुए इस घटना को मानवीय भूल बताया और साइबर अटैक की दुनिया भर में निंदा, लेकिन भारत ने ही चीन को क्लीन चिट दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।